तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि दोस्तों सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों हमारी सीरीज चल रही थी जो कि लॉ ऑफ टैक्सेशन की, ठीक है, जो सेकंड सेमेस्टर का ऑप्शनल वाला 6th एग्जाम है। चलिए, एग्जाम तो 5th ही है लेकिन 6th है, इसका कोड 2006। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। आज का क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में आयकर का इतिहास, आयकर की परिभाषा, मतलब कहने का एक आयकर का इतिहास, आयकर क्या होता है, क्या हो, सबके बारे में यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है, जो आयकर है, ठीक है, इनकम टैक्स, उसके बारे में है ये, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्ष 1860 में सर जेम्स विल्सन 1857 के सैन्य विद्रोह के कारण सरकार को हुए नुकसान को पूरा करने के इरादे से पहली बार भारत में पेश किया गया था। वर्ष 1918 में एक नया आयकर पारित किया गया था और फिर से इसे 1922 में पारित एक और नए अधिनियम द्वारा प्रस्थापित, मतलब कि अपडेट किया गया था। यह अधिनियम कई संशोधनों के साथ निर्धारण वर्ष 1961-62 तक लागू रहा। विधि मंत्रालय के साथ विचार विमर्श के बाद अंततः आयकर अधिनियम 1961 पारित किया गया। आयकर अधिनियम 1961 को 1 अप्रैल 1962 से लागू किया गया था। यह पूरे भारत में सिक्किम, जिसमें जम्मू और कश्मीर भी शामिल है, पर लागू था। वर्ष 1962 के प्रत्येक वर्ष केंद्रीय बजट द्वारा आयकर अधिनियम में दूरगामी प्रकृति के लिए कई नए संशोधन भी किए गए थे, ठीक है। तो ये तो था अभी का जो इतिहास है। अब चलते हैं प्राचीन काल में भारत में आयकर का इतिहास। देखिए, आयकर मतलब कि टैक्स, ठीक है, आय मतलब कि जो होती है इनकम और कर होता है टैक्स, ठीक है। तो आय पर इनकम, उसी के बारे में बात चल रही है, ठीक है। तो बात करते हैं प्राचीन समय की। देखिए, भारत में प्रत्यक्ष कराधान की व्यवस्था प्राचीन काल से ही किसी न किसी रूप में लागू रही है। कर मतलब कि टैक्स उपायों की विविधता के लिए मनुस्मृति और अर्थशास्त्र दोनों में संदर्भ दिए गए हैं। इस विषय पर मनुस्मृति और अर्थशास्त्र द्वारा प्रदान किए गए गहन विश्लेषण ने प्राचीन काल में भी एक सुविचारित कराधान प्रणाली के अस्तित्व को स्पष्ट रूप से दिखाया। इतना ही नहीं, अभिनेताओं, नर्तकियों, गायकों और यहाँ तक कि नृत्य करने वाली लड़कियों जैसे विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों पर भी कर लगाए गए थे। प्राचीन काल में कर सोने के सिक्के, मवेशियों, अनाज, कच्चे माल के रूप में और व्यक्तिगत सेवा प्रदान करके भी वसूला जाता था या फिर दिया जाता था, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं प्राचीन काल में मनुस्मृति की। इंपॉर्टेंट फैक्ट, देखिए, मनुस्मृति आयकर प्रावधानों का सबसे पहले का प्रमुख स्रोत है। मनुस्मृति रणनीतिक अधिरोपण के साथ साथ विषयों पर आयकर के नियमन पर जोर देती है। इसके अनुसार कराधान विषयों के लिए एक दर्दनाक अनुभव नहीं होना चाहिए। कराधान इतना सही होना चाहिए कि यह जनता के प्रति सही महसूस करने के अलावा एक उचित राजस्व लक्ष्य को पूरा कर सके। मनुस्मृति द्वारा दिए गए आयकर प्रावधान है कि व्यापारियों को आय का 20% भुगतान करना पड़ेगा, कारीगर आय का 20% भुगतान करेंगे, कृषक कुल उत्पादन के मूल्य का 1/6, 1/8 या 1/10 भुगतान करेंगे। फसल उत्पादन को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों के अनुसार दरें भिन्न होती हैं। इसके अलावा व्यापारियों और कारीगरों को सोने या चांदी के रूप में आयकर का भुगतान करना अनिवार्य था। ये चीजें थी मनुस्मृति में। अब चलते हैं अर्थशास्त्र में। देखिए, अर्थशास्त्र कराधान कानूनों के साथ साथ भारत में प्रावधानों का एक और प्रमुख स्रोत है। अर्थशास्त्र को एक संरचित तरीके से सार्वजनिक वित्त, वित्तीय प्रशासन और वित्तीय कानून का उल्लेख करने वाले प्राथमिक भारतीय पाठ के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि जो अर्थशास्त्र है भैया, वो इस चीज़ की क्या है, वो कह सकते हैं कि जड़ें हैं। देखिए, पुस्तक को कौटिल्य ने लगभग 2300 ईसा पूर्व लिखा था, अर्थशास्त्र को। इसे भारत में आयकर प्रणाली के विकास का एक बहुत बड़ा प्रभाव डालने के लिए मान्यता दी गई थी। कौटिल्य ने समाज के लिए अधिकतम कल्याण के सिद्धांत के अनुसार कराधान प्रणाली का संकेत किया। पाठ एक परिभाषित कराधान कोड स्थापित करने का विचार करता है। इस किताब में टैक्स कलेक्टर्स की नीतियां, टैक्स स्लैब और ड्यूटी पहले से ही तय की गई है। साथ ही प्रत्येक भुगतान की समय सारणी, प्रत्येक की नियत तारीखें, मात्रा और स्वीकार की जाने वाली वस्तुओं के प्रकार भी एनकोड
किए गए थे। इसके अलावा पुस्तक में माल, टोल टैक्स आदि के निर्यात और आयात के लिए कराधान को भी उल्लेखित किया गया है। अर्थशास्त्र द्वारा बताए गए आयकर प्रावधान। देखिए, कृषकों को भूमि कराधान के लिए फ्लैट दर के रूप में उपज का 1/6 भाग भुगतान करना पड़ेगा। संपन्न लोगों को अधिक करों का भुगतान करना होगा और कम विशेषाधिकारों प्राप्त लोगों को कम करों के साथ लगाया गया था। कर संग्रह के प्रति सीमित लचीलेपन के साथ पुस्तक के नियम। 1860 का आयकर विभाग, ये जो नियम थे वो किसके थे? अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने बुक लिखी थी उसके अकॉर्डिंग थे। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर 1860 का आयकर अधिनियम। देखिए, भारत के ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित कर नीतियों ने भारत की समकालीन कर प्रणाली का सबसे प्रभावशाली प्रभाव डाला। ब्रिटिश भारत शासन के तहत संरचित आयकर कानूनों की नीतियों को विद्रोह की प्रसिद्ध घटना का श्रेय दिया जाता है। ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों के माध्यम से 1857 के विद्रोह ने उस समय की ब्रिटिश सरकार को भारी नुकसान पहुंचाया। विद्रोह के परिणाम स्वरूप होने वाले नुकसान को पूरा करने के लिए आयकर अधिनियम वर्ष 1960 में प्रस्तुत किया गया। 1860 का अधिनियम 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू किया गया था और तदनुसार रद्द कर दिया गया। मतलब कि जो 1857 में की जो लड़ाई हुई थी ना, क्रांति हुई थी, ठीक है, उसमें जो महारानी लक्ष्मीबाई ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। उस समय पर अंग्रेजों का बहुत नुकसान हुआ था, तो उस नुकसान को भरने के लिए कर लगाया गया था 5 उसके साल के लिए, जो 1860 कहलाया। कर अधिनियम 1860 कहलाया गया और 5 साल में उसने इतनी वसूली कर ली थी जितना उसका नुकसान हुआ था, फिर उसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, देखिए, आयकर अधिनियम 1860 की मुख्य विशेषताएं क्या थी? देखिए, कृषि उपज से आय को कराधान से छूट, जीवन बीमा के लिए देय प्रीमियमों को कराधान से छूट दी गई थी, हिंदू अविवाहित परिवारों को एक अलग से कर योग्य इकाई के रूप में संबोधित किया गया था। ठीक है, तीनों को छूट दी थी। उसके बाद 1918 का आयकर अधिनियम। देखिए, 1918 का आयकर अधिनियम ने आयकर प्रणाली में कुछ बड़े बदलाव की। पहली बार कर योग्य आय की गणना के तहत आकस्मिक या गैर होने वाली प्रकृति की प्राप्तियों की कटौती को भी इसमें शामिल कर लिया गया। आयकर अधिनियम 1860 की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। देखिए, शुद्ध आय की गणना में व्यवसाय या व्यावसायिक संचालन के दौरान हुई गैर पुनरावर्ती प्रकृति की प्राप्तियों को भी इसमें शामिल किया गया था। कर योग्य आय की गणना में गैर पुनः घटित होने वाली कटौतियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। उसके बाद 1922 का आयकर अधिनियम। देखिए, 1922 का आयकर भारत में आयकर प्रणाली के इतिहास में सबसे उल्लेखनीय मील का पत्थर था, क्योंकि अधिनियम को भारत में प्राथमिक संगठित आयकर संरचना का प्रतिनिधित्व करने के लिए मान्यता प्राप्त है। 1922 के अधिनियम ने आयकर के लिए भुगतान की कराधान प्रणाली में बहुत आवश्यक लचीलापन प्रदान किया। इसके अलावा इसने भारत में कर प्रशासन की एक उचित प्रणाली रखी, जो अगले 40 वर्षों तक कार्य करती रही। आयकर अधिनियम 1922 की विशेषताएं। देखिए, प्रचलित अवधि की बजटीय आवश्यकता के अनुसार करों की दर तय की गई थी। कर लगाने की दर में परिवर्तन करने के लिए अधिनियम में संशोधन अब आवश्यक बिल्कुल नहीं रह गया था। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद कर तंत्र। देखिए, 1922 का आयकर अधिनियम 1962 तक भारत में आयकर के लिए अग्रणी पुस्तक था। इस अधिनियम के लागू होने के बाद से अब तक इस अधिनियम में कई संशोधन हुए हैं। हालांकि एक नया अधिनियम 1961 का आयकर अधिनियम सरकार द्वारा 1961 में अधिनियमित किया गया है। भारत में आयकर का इतिहास उसी अधिनियम के बाद एक नई अवधि में आया। 1961 का अधिनियम अब तक आयकर भारत के लिए शासी अधिनियम है। 1962 के आयकर नियमों ने अधिनियमों का पालन किया है। आयकर अधिनियम 1961 की विशेषताएं। आयकर 5 मदों के तहत आय पर लगाया गया था। वो कौन सी थी? देखिए, मतलब कि वो 5 तरह की आय थी जिन पर टैक्स लगाया गया था। सबसे पहले कमाई से आय, व्यापार और पेशे से आय, पूंजीगत लाभ के रूप से आय, गृह संपत्ति से आय और अन्य स्रोतों से आय। देखिए, भारत में करों की गणना के लिए पहली बार राजस्व लेखा परीक्षा की प्रणाली प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, आयकर अधिकारियों के माध्यम से निर्वहन की जाने वाली जिम्मेदारियों के लिए मूल्यांकन प्रणाली लागू हुई। भारत में आयकर के इतिहास पर प्राचीन कराधान प्रणाली का प्रभाव। देख, कराधान की प्राचीन प्रणाली का वर्तमान कराधान प्रणाली पर काफी प्रभाव था। कई कराधान नीतियों और प्रक्रियाओं को प्राचीन काल में वापस लाया जा सकता था। जैसे आप देखते हैं कि मनुस्मृति का क्या प्रभाव है। जो 1961 वाली जो ये
कराधान प्रणाली है। ठीक है, चलिए देखिए इस 1961 के अधिनियम पर मनुस्मृति का प्रभाव। देखिए मनुस्मृति ने एक लचीली कराधान प्रणाली का मार्गदर्शन किया। कराधान की दर उस स्तर की और अत्यधिक नहीं होनी चाहिए जो विषयों को कर देनदारियों से छूट देने के लिए मजबूर करती हो। साथ ही पाठ में एक अलग व्यवसाय में शामिल व्यक्तियों के लिए विविध कराधान स्लैब का भी उल्लेख किया गया है। कुल मिलाकर कर योग्य आय की गणना के लिए करदाताओं की शर्तों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और दिए गए पाठ से वर्तमान कर प्रणाली में पाए जाने वाले लचीलेपन के पहलू का पता लगाया जा सकता है। मतलब कि जो 1961 वाला जो आयकर अधिनियम है उसमें जो लचीलापन है वो मनुस्मृति का ही प्रभाव है। अर्थशास्त्र का प्रभाव। देखिए अर्थशास्त्र ने कर प्रशासन के लिए अधिकतम सामाजिक कल्याण की संहिता प्रस्तुत की। पुस्तक में न्याय और समानता के सिद्धांत का भी उल्लेख किया। हमारी वर्तमान कराधान प्रणाली में तदनुसार दोनों नीतियों को अपनाया गया था। कोड बुक के अनुसार विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को राज्य के कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के विपरीत उच्च करों का भुगतान करना होगा। बीमार या छात्रों जैसे आयकर का भुगतान करने के लिए अयोग्य माने गए व्यक्तियों को तदनुसार कर देनदारियों से छूट दी गई या उन्हें छूट दी गई थी। इसके अलावा वृद्ध लोगों को आयकर के वर्तमान कर स्लैब के अनुसार कराधान की कम दर के साथ लगाया जाता है। ब्रिटिश भारत की नीतियों का प्रभाव। देखिए भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रस्तुत आयकर अधिनियम ने आयकर के लिए आगामी वैधानिक कृत्यों की नींव रखी। इस अवधि के दौरान बनाई गई आयकर नीतियों ने भारत में संगठित आयकर प्रशासन के लिए एक मजबूत नींव की निर्दिष्ट की। वर्तमान प्रणाली में प्रचलित राज्य की बजटीय आवश्यकताओं के अनुरूप कर की दर में लचीलापन सबसे पहले इसी अवधि में शुरू किया गया था। इन नियमों का भारत में आयकर के इतिहास पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, और ये जो बात चल रही है वो दोस्तों चल रही है 1860 वाला जो कर था। ठीक है, जो 1857 की लड़ाई के बाद जो 5 साल के लिए बनाया गया था जिससे वसूली करनी थी, जितना भी नुकसान हुआ था उसकी बात। ठीक है, चलिए समकालीन कराधान प्रणाली। वर्तमान आयकर प्रणाली का आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। हालांकि यद्यपि कर प्रणाली ने 1961 के अधिनियम के कार्यान्वयन के समय से कई परिवर्तन और संशोधनों पर का अनुभव किया। यद्यपि कर प्रणाली की संगठनात्मक संरचना 1961 से ली गई है तो प्रावधान नियमित अंतराल पर बदलते रहे। यह कदम कर समितियों की सलाह के साथ साथ समय की जरूरतों के अनुरूप भी प्रेरित था, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो हमेशा बदलती रहती हैं। ठीक है, तो इसमें भी बदलाव में समय समय पर संशोधन होते रहे। उसके बाद किसी वर्ष का आयकर स्लैब पिछले वर्ष की तुलना में असंगत हो सकता है। प्रत्यक्ष करों की सूची के साथ साथ उन करों के प्रकार को परिवर्तन हो सकते हैं जिन्हें सरकार द्वारा आगे परिभाषित किया जा सकता है। वर्तमान आयकर प्रणाली समकालीन करदाताओं की आवश्यकता को संबोधित करती है। कराधान की संरचना में विषयों के साथ साथ कर संग्रह प्राधिकरणों के लिए कराधान को एक परेशानी मुक्त अनुभव बनाने के लिए कई बदलाव किए गए हैं। जैसे ये इसमें बदलाव किए गए हैं। ठीक है, जैसे कि अभी में जो टैक्स है, अब जो बदलाव हुआ है भैया जीएसटी, ठीक है, जो लागू हो गया है, ये पहले थोड़ी ना था, अभी तो लागू हो गया है जीएसटी सबसे बड़ा, तो ये सबसे बड़ा बदलाव है। निष्कर्ष, भारत में आयकर का इतिहास वर्तमान आयकर प्रथाओं की उत्पत्ति को समझने में सहायता करता है। प्राचीन कराधान नियमों की सहज विरासत भारत में मौजूद कर प्रशासन के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन जो आयकर वाला है वो होता है समाप्त। ठीक है, आयकर जो विभाग है, ठीक है, मतलब जो आयकर है, इसकी प्राचीन कितनी सारी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने आपको बता दी है। आई होप कि ये क्वेश्चन 20 नंबर में देखने को मिलेगा और इसमें से कुछ पार्ट ऐसे हो सकते हैं कि इनमें से पार्ट करके वो शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में पूछ ले, तो पूरे क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत ज़रूरी है दोस्तों, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया जाए, क्योंकि इससे रिलेटेड जो मैटर है वो नहीं है लोगों के पास, तो सबकी मदद करें। ठीक है, चलिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।